हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी क्लासेस गोंडा। फ्रेंड्स, माई सेल्फ आलोक मिश्रा, जीएस फैकल्टी ऑफ एसी क्लासेस। आज हम आपको जनरल साइंस का पोर्शन पढ़ाने वाले हैं। जीएस में जनरल साइंस के टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसमें आपको बायोलॉजी सेक्शन पढ़ाया जाएगा। आपको बायोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत आइए हम बात करेंगे कि बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका शब्द होता है बायोस और एक शब्द होता है लोगस। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। बायोस मीन्स होता है लिविंग बीइंग्स या जीवधारी की बात करें, बायोस मीन्स होता है जीवधारी, और लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। टू स्टडी, अध्ययन करना। तो हम कंबाइन रूप में देखेंगे कि बायोलॉजी का क्या मीनिंग होगा। बायोस मीन्स लिविंग बीइंग्स और टू स्टडी करना। तो द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, जीवधारियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, द स्टडी ऑफ लिविंग्स, जीवधारियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। तो आइए हम बात करेंगे कि जीवधारी क्या है। द स्टडी ऑफ लिविंग्स, जीवधारियों के अध्ययन करने को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। सर्वप्रथम जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया था। एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, उन्होंने जीवधारियों का वर्गीकरण किया, है ना। जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ, जीवधारियों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, जीवधारियों का वर्गीकरण। और एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, इन्हीं के द्वारा जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया था। जीवधारियों के वर्गीकरण को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी, वर्गीकी कहा जाता है, टेक्सोनॉमी कहा जाता है। और पूछे जाते हैं प्रश्न, सभी एग्जामों में पूछे गए हैं कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी के जन्मदाता कौन है, तो कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाते हैं। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लियर। आइए हम बात करेंगे बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग। तो आइए हम देखेंगे कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी के जन्मदाता कहे जाते हैं। बात करेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इन्हें कहा गया है, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इसे हम एरिस्टोटले भी कहते हैं। एरिस्टोटले इनका नेम है, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहेंगे। पूछा जा सकता है आगे क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया, है ना। लिविंग बीइंग्स को टू टाइप्स में क्लेसिफाई किया गया। जब टेक्सोनॉमी जो वर्ग आपका था, कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों का वर्गीकरण किया था, तो जीवधारियों का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया। आइए हम देखेंगे किस प्रकार से जीवधारियों का हम वर्गीकरण करते हैं, है ना। कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को दो प्रकार से वर्गीकरण किया। जीवधारियों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया। एक तो आपको बताया गया प्लांट्स और एक बताया गया एनिमल्स। हम बात करेंगे, अगर स्टडी ऑफ एनिमल्स कहा गया तो उसे हम जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिन्हें हम स्टडी ऑफ एनिमल्स कहा जाता है ना। हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका है स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है, जिसे हम बॉटनी कहते हैं, जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो ये दो प्रकार से, या पादप विज्ञान कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान। तो जीवधारियों को कैरोलस लिनियस ने दो प्रकार से वर्गीकरण किया है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है इसे। क्लियर। चलिए, और भाई पूछा जाता है, क्वेश्चंस बनते हैं, पूछा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं। ऐसे भी प्रश्न बने हैं, कई एग्जामों में बार बार रिपीट किए गए प्रश्न हैं। पूछा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं। तो सूक्ष्म विज्ञान के जनक एंटोनी लीवेनहॉक को कहा जाता है। एंटोनी लीवेनहॉक को सूक्ष्म विज्ञान का जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्लियर। हम बात करें फादर ऑफ मेडिकल साइंस किसे कहा जाता है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है। फादर ऑफ मेडिकल साइंस पूछे गए प्रश्नों में से हैं, तो हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है, चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने देखा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहेंगे, एंटोनी लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। आइए हम बात करेंगे फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं।
वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा गया है। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अभी हमने देखा कि एंटोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना। चलिए हम बात करेंगे कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये पूछे गए प्रश्न में से हैं। तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। तो चलिए हमने देखा, ओवरव्यू देखा थोड़ा कि बायोलॉजी क्या है, इसके ब्रांचेस क्या है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा गया? अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो वो भी अरस्तु ही है। जबकि हम बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिकल साइंस तो हिप्पोक्रेटस को कहा गया है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि बायोलॉजी से संबंधित चीज़ें हमने पढ़ी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, ये टॉपिक्स हमने पढ़े। तो आइए हम देखते हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। जो जूलॉजी के अंतर्गत टॉपिक्स दिए गए हैं, वो जो पहला टॉपिक आपका है न्यूट्रिशन, पोषण, ये फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है, किस प्रकार से हमारे भोजन का पाचन किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र किस प्रकार से परफॉर्म होता है, रेस्पायरेशन किस प्रकार से हम परफॉर्म करेंगे, एक एक करके हम इनकी स्टडी करते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, परिसंचरण तंत्र क्या है। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। पूछा गया प्रश्न है कि द स्टडी ऑफ हार्ट, द स्टडी ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी को द स्टडी ऑफ हार्ट कहते हैं। पूछा जाता है द स्टडी ऑफ ब्लड, तो द स्टडी ऑफ ब्लड कहते हैं हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी को स्टडी ऑफ ब्लड कहा जाता है। आइए हम नेक्स्ट देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, फिर आपका होता है ग्लैंडुलर सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि में कई सारे ग्लैंड्स आते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, पीयूष ग्रंथि आती है जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना, पीनियल ग्लैंड आती है। तो ये सभी क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या है। भाई पूछा जाता है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है। एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी। और पूछा गया प्रश्न है कि द स्टडी ऑफ किडनी, किडनी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी द स्टडी ऑफ किडनी को कहा जाता है। आइए हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका जो होगा वो है आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है। इसमें मेनली स्टडी किसकी करेंगे? तो हम इसमें बोन्स की स्टडी करते हैं। पूछा जाता है प्रश्न कि शिशुओं में नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं, हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो शिशुओं में लगभग हड्डियों की संख्या 300 या 300 से प्लस होती है। जबकि हम बात करें एक एडल्ट में, एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। ऐसे और प्रश्न बनते हैं यहाँ से। पूछा जाता है लिगामेंट, स्नायु किसको जोड़ता है? तो ये बोन्स को बोन्स से जोड़ता है लिगामेंट, है ना। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो आपका नेक्स्ट आपका जो है मस्कुलर सिस्टम है, पेशीय तंत्र है। पेशीय तंत्र में हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं कि मसल्स किससे बने होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट कौन सा होगा, हम एक टॉपिक, मेन टॉपिक जो पढ़ते हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं,
ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि ह्यूमन डिजीज़ क्या है, मानव रोग क्या है। कई सारे मानव रोगों के बारे में पूछा जाता है। जैसे बड़ा पेट क्वेश्चन है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों का, पूछा गया प्रश्न है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो भाई मलेरिया रोग मेनली होता है प्लाज्मोडियम के कारण। और पूछा जाए ये किस प्रकार का जीव है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होते हैं, है ना। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। पूछा गया प्रश्न है कि मलेरिया रोग के उपचार के लिए किस प्रकार की दवा प्रयुक्त की जाती है। तो मलेरिया रोग के उपचार के लिए कुनैन दवा का यूज किया जाता है, कुनैन मेडिसिन का यूज होता है। और पूछा गया है कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त होती है, जो मलेरिया रोग के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। क्लियर। तो आइए हम इनके टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये सारे आपके जूलॉजी के पोर्शंस में आते हैं, इनकी स्टडी की जाएगी। आइए हम बात करेंगे बॉटनी के पोर्शन में कुछ टॉपिक्स आते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं सेल्स के बारे में, कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका क्या पढ़ते हैं प्लांट सिस्टम पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स क्या है, किस प्रकार से है, प्लांट्स का हम क्लेसिफिकेशन पढ़ते हैं, इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम बॉटनी की स्टडी करते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ते हैं प्लांट्स इट्स स्ट्रक्चर, प्लांट और उनकी संरचनाओं के बारे में। तो ये सभी टॉपिक आपके मेनली कहाँ जाते हैं, प्लांट्स के बारे में आप बॉटनी के अंतर्गत पढ़ते हैं। हम कुछ प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे जिब्रेलिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, तो कुछ प्लांट्स हार्मोन है, इनकी स्टडी हम करते हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक पूरे बायोलॉजी का, और एक एक करके हम इनकी एक एक करके स्टडी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन क्या है। तो हम जो पहली टॉपिक है इसी की स्टडी करना शुरू करते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशंस क्या है, पोषण क्या है ना। हम बात करेंगे तो पोषण को हम डिफाइन कर सकते हैं कि भोज्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त पोषक तत्वों से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, वो सभी क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं, है ना। हम बात करें एक्वायर ऑल न्यूट्रिएंट्स फॉर फूड स्टेप्स, एक्वायर ऑल न्यूट्रिएंट्स फॉर फूड स्टेप्स, सभी भोज्य पदार्थों के द्वारा जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो क्या घटना कहलाती है, वो न्यूट्रिशन कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो चलिए हम बात करेंगे कि पोषण मेनली क्या है। पोषण में कुछ मेन पोषक तत्व होते हैं, एक एक करके हम इनकी स्टडी करेंगे। आपके जो पोषक तत्व होते हैं वो आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, एक प्रकार का पोषक तत्व है, इसके माध्यम से क्या होगी, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे आपका पोषक तत्व है फैट, वसा, इसके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन, ये भी एक प्रकार का पोषक तत्व है। खनिज, मिनरल्स, ये भी पोषक तत्व में आते हैं। विटामिन्स, ये क्या करेंगे, ये सभी पोषक तत्व के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। और वाटर, जल, ये भी एक प्रकार का क्या है, पोषक तत्व के अंतर्गत लिया जाता है। तो चलिए आइए हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, या हमें किस प्रकार से ऊर्जा प्रदान करता है, और ये हमारे शरीर में कैसे परफॉर्म करता है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये हमें किस प्रकार से एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बात करी जाए, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने यौगिक है। पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या है। तो CH2O का होल X, ये आपके कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है X इक्वल अगर 6 लिया जाए तो C6H12O6, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और इसका जो नेम है आपका ग्लूकोज होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना। अब बात करेंगे कि ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये मोनोसेकेराइड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मेनली 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है आपका डाइसेकेराइड, और नेक्स्ट होता है आपका पॉलीसेकेराइड। तो C12H22O11 ये फॉर्मूला है सुक्रोज का, और सुक्रोज इस प्रकार से ये क्या है, ये डाइसेकेराइड होते हैं। जब 2 मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो एक डाइसेकेराइड का निर्माण होता है, इसमें आपका सुक्रोज होता है। लेकिन हम बात करें 2 तो 6 12, ये 6 6 होगा तो 6 12 होगा, H12 है तो H22 ही है।
ये किस प्रकार से ऐसा रहा, C6H12O6, ये आपका मोनोसेकेराइड ग्लूकोज है। जब दो मॉलिक्यूल्स मोनोसेकेराइड के मिलते हैं तो क्या होता है, डाइसेकेराइड बनता है, C12H22O11 बनता है और वाटर रिमूव होता है, इसलिए इसमें क्या है, H22 ही है। तो ये आपका क्या बना, सुक्रोज बना, जो कि डायासेकेराइड का एग्जाम्पल है। आइए हम बात करेंगे जो नेक्स्ट आपका टाइप है वो आपका है पॉलीसेकेराइड, जिसका फॉर्मूला C6H10O5 का होल N होता है। ये क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। जो ये इसका नाम क्या है, पॉलीसेकेराइड है। इसका जो नेम है ये सेलुलोज और स्टार्च, सेलुलोज नेम है इसका, जो पॉलीसेकेराइड है। और ये मेनली कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलिए भाई, पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मानव शरीर में किस रूप से होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में होता है, तो ग्लूकोज के रूप में मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और ये ग्लूकोज में ब्रेक हो जाते हैं, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट को इंस्टेंट एनर्जी में भी यूज किया जाता है। यही रीज़न है कि जितने भी एथलीट्स होते हैं, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज लेते हैं। इस प्रकार से ये क्या होगा, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है। पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या मीनिंग रहा इसका, कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वैसे हम बात करें कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, भाई ये किलो कैलोरी क्या है, यहाँ पर ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है ना। ऐसा भी प्रश्न बना है कि 1 कैलोरी बराबर क्या होगा, 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होगा। या हम बात करेंगे कन्वर्जन में बात करते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक 1 जूल बराबर होता है 4.2 कैलोरी, है ना। 4.2 कैलोरी 1 जूल बराबर होता है। अगर इसे हम कन्वर्ट करना चाहें तो 1 कैलोरी बराबर हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाता है 2.4 जूल हो जाता है। ये भी पूछे जाते हैं, इनका कन्वर्जन भी पूछा गया है कि किस प्रकार से जूल को हम कैलोरी में व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए भाई, ये रहा आपका कार्बोहाइड्रेट का मानव शरीर में ग्लूकोज में पाचन होता है और इस प्रकार ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे जो नेक्स्ट आपका है, फैट होती है वसा, है ना। वसा क्या है, ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो भाई फैट क्या होता है, फैट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो 1 ग्राम फैट के दहन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त किससे होती है, अगर पूछा जाए कि इन सभी पोषक तत्वों में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त किससे होती है, तो फैट से, वसा से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पूछा जा सकता है कि वसा का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है ना। तो हम बात करें दूध, घी, मक्खन, बटर, पनीर, ये सभी क्या है, फैट के रिच सोर्स है। हम बात करें ऑयल, जो आपके तेल आता है, सोयाबीन का तेल, है ना, या सूरजमुखी का तेल, ये सभी क्या है, फैट के रिच सोर्स है, वसा का प्रमुख स्रोत होता है। क्लियर, वसा से हमें क्या होगी, एनर्जी प्रोवाइड होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए, ये रहा आपका टॉपिक, फैट क्या है, इससे हमें किस प्रकार से एनर्जी प्रोवाइड होती है। हम बात करें फैट, तो फैट से जो हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और एनर्जी हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है, हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है। बात करें कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हो जाए, कार्बोहाइड्रेट का अगर हम ग्लाइकोजन के रूप में संचित है तो कार्बोहाइड्रेट को 4 से 5 दिन तक ही यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बात करें फैट के एनर्जी को हम 4 से 5 महीने तक ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके उसे हम यूज कर सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड की जा सकती है हमारी बॉडी में। तो चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका है वो हम प्रोटीन्स पर डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये हमारे लिए किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है, किस प्रकार से ये हमारी हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन्स की बात करेंगे।
प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। ये शरीर निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं, है ना। इन्हें शरीर निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है, बॉडी बिल्डिंग में इनका यूज होता है, शरीर निर्माण में प्रयोग किया जाता है ना। पूछा जाता है कि जो प्रोटीन्स है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन्स बेसिकली अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं। भाई अब पूछा जाता है कि अमीनो अम्ल का फॉर्मूला क्या है, अमीनो अम्ल का सूत्र क्या है मेनली। तो ये जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका मेन फॉर्मूला ये होता है, ये आपका होगा अमीनो एसिड कहा जाता है। भाई आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट मेनली कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं, जबकि हम बात करें प्रोटीन्स, जो अमीनो एसिड होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होता है। और नाइट्रोजन का प्रयोग क्या है, नाइट्रोजन नई कोशिकाओं के निर्माण में प्रयोग होते हैं। ये नई कोशिकाओं के, नई सेल्स के फॉर्मेशन में यूज होता है, ये सेलों के डिवीज़न में यूज किए जाते हैं, नई कोशिकाओं के निर्माण में ये प्रयोग किए जाते हैं, निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। पूछा जाता है कि किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है। भाई सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम बात करें प्रोटीन्स की तो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, है ना। हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एमिनो एसिड होता है। और एमिनो एसिड से मेनली क्या बनते हैं, एमिनो एसिड से पहले बनता है पेप्टोन बनते हैं। कई एमिनो एसिड आपस में मिलकर पेप्टोन बनाते हैं, कई पेप्टोन मिलकर पेप्टाइड्स बनाते हैं, और ये पेप्टाइड्स आगे मिलकर के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है। पूछा जाता है कुछ खाद्य पदार्थों में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे में ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है ना। पूछा जाता है कि हेयर में किस प्रकार से प्रोटीन पाए जाते हैं, हेयर में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है ना। और केराटिन और एक प्रोटीन होता है कैरोटिन, तो कैरोटिन प्रोटीन दूसरा है। कैरोटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, मेनली ये गाजर में पाया जाता है कैरोटिन प्रोटीन, हेयर में केराटिन प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोटीन्स का इस प्रकार से यूज रहा। और प्रोटीन के बर्न से हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है, ये प्रश्न बनते हैं। तो भाई अगर प्रोटीन की बात करें कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो हम बात करते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 5.34 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन से इस प्रकार हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है। तो चलिए भाई बात करा हमने कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फैट क्या है, ये किस प्रकार से हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और हमने बात किया कि प्रोटीन्स क्या है। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है वो विटामिन्स होता है। विटामिन्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या है, हमारे शरीर में किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं और किस प्रकार से इनका यूज होता है। भाई विटामिन्स क्या होते हैं, इनसे हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है, इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये पूर्तिरोधी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये एंटी इन्फेक्शन भी कहा जाता है, ये संक्रमण से बचाने के लिए प्रयोग होते हैं। ये हमारे शरीर में संक्रमण रोधी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें पूर्तिरोधी पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन्स क्या होते हैं, पूर्तिरोधी होते हैं। ये शरीर में हमारे ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, लेकिन हमारी पूर्तिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं, संक्रमण से हमें बचाते हैं। इन्हें एंटी इन्फेक्शन भी कहा जाता है। तो आइए हम बात करेंगे विटामिन्स कितने प्रकार के होंगे। मेनली विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। एक विटामिन्स होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल होता है। एक फैट सॉल्युबल होता है, वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन्स 2 टाइप के मेनली होते हैं, जल में घुलनशील और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी एंड विटामिन सी होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एंड के होता है। ये वसा में घुलनशील विटामिन्स है। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन्स ए क्या है, बी क्या है। तो ये क्लास को हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, वह हम अब ब्रीफ में सारे विटामिन्स के डिस्कस करेंगे। विटामिन्स का केमिकल नेम क्या है,
इनके प्रमुख सोर्स क्या है, इनकी कमी से होने वाले रोग क्या है, इवन काफ़ी टॉपिक्स पर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और सारे आपके एग्जामों में 1 नंबर से यहाँ प्रश्न बनते ही हैं। विटामिन्स के टॉपिक से 1 नंबर का प्रश्न ही बनता है, मेनली एक कम से कम 1 नंबर का प्रश्न बनता है। तो चलिए हम आज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन।